हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहे, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और स्टूडेंट जल्दी से पेन कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर अभी नोट डाउन करते जाइए। और वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने पॉइंट्स मतलब गेन किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं इस वीडियो के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जैसे ही वह दही में परिवर्तित होगा तो इसका पीएच हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी इसका पीएच कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या चेंज नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो चार ऑप्शन यहाँ हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है मापा नहीं जा सकता, इसका जो पीएच हो जाएगा दही का वो पीएच मापा नहीं जा सकता। बी परिवर्तित नहीं होगा, यानी उसका जो पीएच है वो ही पीएच रहेगा, जो दूध का पीएच है वही पीएच दही का रहेगा। सी कम होगा, यानी कि जो ताज़े दूध का जो पीएच 6 है उस पीएच वैल्यू से कैसा रहेगा, दही का पीएच कम होगा। और डी ऑप्शन है यहाँ पर वृद्धि करेगा, यानी कि ताजे दूध का जो पीएच 6 है उससे पीएच ज़्यादा रहेगा किसका स्टूडेंट्स, दही का। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें और आंसर अब हम देखने वाले हैं, और जल्दी से अपना आंसर भी मैच कर लें स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी कम होगा। तो याद रखें कि जब ताजे दूध का दही जब ताजे दूध का जो पीएच 6 होता है और जैसे ही वह दही में परिवर्तित होगा तो उसका पीएच स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। जो दही का पीएच होता है वो होता है स्टूडेंट्स 4.5 से 5.5 होता है। तो इसका जो पीएच होता है स्टूडेंट्स दही का वो कैसा रहता है, ताजे दूध के पीएच से कैसा रहता है, कम रहता है स्टूडेंट्स। याद रखें इस चीज़ को। अब हम थोड़ा पीएच के बारे में भी जान लेते हैं कि पीएच होता क्या है स्टूडेंट्स। क्योंकि किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप होता है पीएच। और पीएच की जो अवधारणा दी थी स्टूडेंट्स वो सबसे पहले दी थी 1909 में। 1909 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने ही इस चीज़ की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, पीएच की अवधारणा को प्रस्तुत किया था सोरेनसन ने। याद रखें, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो पीएच स्केल होती है स्टूडेंट्स, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक उस पर अंक रहते हैं। पीएच स्केल पर जो पीएच स्केल होती है उस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक मार्किंग रहती है, 14 तक मार्किंग रहती है। जिसमें अगर जो पीएच अगर हमारा स्टूडेंट्स किसी भी जलीय घोल का पीएच अगर कितना आता है, अगर किसी जलीय घोल का पीएच 7 से कैसा हो स्टूडेंट्स, 7 से कम हो, ठीक है, पीएच स्केल कैसा हो, किसी जलीय घोल का अगर पीएच जो वैल्यू है वो 7 से कम है तो वो जलीय घोल स्टूडेंट्स कहलाता है अम्लीय। याद रखें। लेकिन अगर किसी जलीय घोल का जो पीएच है वो 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, ठीक है, अगर किसी जलीय घोल का जो पीएच हो वो कैसा हो, 7 से अधिक हो, तो उस कंडीशन में उस जलीय घोल को स्टूडेंट्स कहा जाता है क्षारीय। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। और अगर किसी जलीय घोल का पीएच कैसा हो स्टूडेंट्स, 7 हो, तो वो जलीय घोल स्टूडेंट्स कहलाता है उदासीन। ठीक है, जैसे कि जो आसुत जल होता है, ठीक है ना, जिसमें किसी प्रकार के कोई लवण नहीं होते, तो उसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, पीएच 7 होता है। और वो जल कैसा रहता है, उदासीन रहता है, उसमें किसी प्रकार के कोई लवण नहीं रहते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पीएच वैल्यू हैं कुछ पदार्थों की वो मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें आप याद कर लें। जैसे कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच होता है वो स्टूडेंट 7 होता है, याद कर लें इसको। ठीक है, सिरका होता है, जैसे सिरका है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, इसका पीएच वैल्यू होता है 2.5 से 3.4 होता है स्टूडेंट्स। बहुत खास बता रहा हूँ पॉइंट आपको, जो आपको याद होने चाहिए।
और दूध दूध का जो पीएच होता है स्टूडेंट्स वो होता है 6.4 से आपका 6.6 होता है स्टूडेंट्स। और दही का पीएच वैल्यू मैं बता ही चुका हूँ कि इसका पीएच वैल्यू होता है 4.5 से 5.5 होता है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ जो समुद्री जल होता है, समुद्री जो जल होता है, समुद्री जल, इसका जो पीएच होता है स्टूडेंट्स वो पीएच होता है 8.4 पीएच होता है इसका समुद्री जल का। अब जो लार होती है मनुष्य की लार, लार यानी कि मनुष्य की लार की बात की जा रही है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.5 से होती है 7.5 स्टूडेंट्स, याद रखें मनुष्य की लार की बात की जा रही है। अब मूत्र की बात की जाए तो ये मनुष्य के मूत्र की बात की जा रही है, तो मनुष्य के मूत्र की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4.8 से स्टूडेंट 8.4 होती है, ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रक्त, रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है, मनुष्य के रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है स्टूडेंट्स, याद रखें इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। तो ये खास पीएच वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको। और अगला और लास्ट है ये हमारा नींबू का रस, जो नींबू का जो रस होता है, नींबू रस का जो पीएच होता है स्टूडेंट्स वो 2.2 से 2.4 होता है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखें जो खास मैंने आपको बताए हैं पीएच वैल्यू, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, तो वीडियो के माध्यम से इसको आप ज़रूर याद कर लें। अब चूँकि जो पीएच है इसका हमारे दैनिक जीवन में भी स्टूडेंट्स उपयोग रहता है, कहीं ना कहीं पीएच वैल्यू जो है, पीएच जो मान होता है या वैल्यू होती है उसका बहुत ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन में। जैसा कि पहला अगर हम देखा जाएगा कि हमारे पेट में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, अम्लीयता हो जाती है। पेट में क्या हो जाती है, अम्लीयता है, जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एसिडिटी कहा जाता है। या गैस की जब समस्या हो जाती है, गैस की जो समस्या हो जाती है पेट में हमारे, ठीक है ना, पेट में गैस की समस्या हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए स्टूडेंट्स क्षारीय प्रकृति के पदार्थों का फिर उपयोग किया जाता है। क्षारीय प्रकृति वाले पदार्थों को फिर ग्रहण किया जाता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसे बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फिर प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स, क्षारीय होती है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स, क्षारीय होती है। और जिसके कारण क्या हो जाती है, पेट की जो अम्लता होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये तो पहला उपयोग हो गया हमारा। अगला सेकंड उपयोग ये और बता दूं पीएच का, कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी की डंक में स्टूडेंट्स याद रखें मैथेनोइक मैथेनोइक अम्ल होता है, ये चीज़ याद रखें। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जरूर वहाँ टिक करें कि जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में स्टूडेंट्स मैथेनोइक अम्ल होता है। और इसके डंक से होने वाली जलन को शांत करने के लिए स्टूडेंट्स क्षारीय प्रकृति के जो बेकिंग सोडा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर मधुमक्खी काट लेती है, अब मधुमक्खी क्या कर देती है, मेथनोइक अम्ल को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, तो उसके कारण जलन होने लगती है। तो उस जलन से छुटकारा पाने के लिए स्टूडेंट्स हम बेकिंग सोडा को अगर गीला करके लगा दें उस स्थान पर, तो जो जलन होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो स्टूडेंट्स कैसा होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जो बेकिंग सोडा होता है स्टूडेंट्स वो क्षारीय प्रकृति होती है उसकी, तो वो अम्ल को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। और बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि दांत का जो इनेमल होता है, तीसरा जो उपयोग मैं बता रहा हूँ पीएच का, जो इनेमल होता है दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत होती है, इनामेल जो होता है वो स्टूडेंट्स बना होता है कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट, जो इनेमल होता है उस पर कैल्शियम सल्फेट की परत होती है। जो अगर हम दांतों की प्रॉपर तरीके से अगर हम सफाई नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करने लगते हैं, हमारे दांतों में जो भोज्य पदार्थ रहता है उसको ग्रहण करने लगते हैं, और फिर वो भोज्य पदार्थ क्या करने लगता है, सड़ने लगता है, और सड़ने लगता है तो एसिड पैदा होने लगती है मुंह में, तो एसिड की उत्पत्ति होने लगती है, एसिड बनने लगता है। तो एसिड के बनने के कारण क्या हो जाता है, जो हमारे मुंह की लार होती है, मुंह की जो लार होती है स्टूडेंट्स, उस लार की जो पीएच होती है, पीएच जो होती है वो 5.5 से कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और पीएच जब 5.5 से कम हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, तो स्वाभाविक बात है कि हमारी जो दांत होंगे उन दांतों में कैविटी होना शुरू हो जाएगी,
और इससे क्या होता है, इससे जो हमारा इनेमल होता है, दांतों के ऊपर जो परत होती है इनेमल की, वो उसको नुकसान पहुंचता है और उससे क्या होने लगती है, दांतों में कैविटी होने लगती है। अब कैविटी से छुटकारा पाने के लिए कि मुंह में जो हमारी लार है उसका पीएच क्या बना रहे, 5.5 से कम ना हो, तो इसके लिए उपाय किया जाता है कि जो टूथपेस्ट होते हैं, जो हम टूथपेस्ट करते हैं रोज़ाना, तो वो टूथपेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण हमारे मुंह में बनने वाली जो लार है उसकी जो पीएच रहती है वो नियत बनी रहती है, जिससे हमारे मुंह में क्या होती है, जो कैविटीज़ होती हैं दांतों में, वो होने से रुक जाती हैं। तो जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है और क्षारीय पदार्थ के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है कि हमारे मुंह में किसी प्रकार की अगर कोई एसिड निर्मित हो रही है तो वो इस टूथपेस्ट के करने से, जिसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, तो वो उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है उस अम्ल को। तो स्टूडेंट्स, पीएच से रिलेटेड जो भी मैंने जानकारी दी उसे आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको मिलता है तो ज़रूर उसको सॉल्व करें स्टूडेंट। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका मुड़ना कहलाता है स्टूडेंट्स। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और जब वो मुड़ती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ चार ऑप्शन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं कि ए परावर्तन कहा जाएगा उसे, बी ध्रुवण कहा जाएगा, सी व्यतिकरण कहा जाएगा, या डी अपवर्तन कहा जाएगा स्टूडेंट्स। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें और आंसर को ज़रूर मैच करें जो भी हम आंसर अभी देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका मुड़ना स्टूडेंट्स कहलाता है आपका अपवर्तन। इस चीज़ को याद रखें। जैसे कभी गिलास में, आधा गिलास कोई कांच का गिलास हो, उसमें पानी हमने भर के रख दिया और उसमें अगर हम पेंसिल रख देते हैं तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, रेगिस्तान में मरीचिका होना, ये प्रकाश के अपवर्तन के ही स्टूडेंट्स उदाहरण है। कभी अगर आ जाता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन जरूर आंसर आप नोट डाउन करें, उसको टिक करें। आप समझ लेते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो होता क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि वायु में गति कर रही है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गति करती है तो प्रकाश का जो गमन होता है स्टूडेंट्स वो सीधी रेखा में होता है। ठीक है ना, सीधी रेखा के रूप में होता है। अब लेकिन बात ये की जा रही है कि जब प्रकाश जो है वो एक पारदर्शी माध्यम यानी कि यहाँ पर वायु है और यहाँ पर जल है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम यानी कि वायु से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी कि जल में गमन करता है, ठीक है, गमन करता है, तो दोनों माध्यम की को पृथक करने वाली जो अंतरपृष्ठ पर क्या होती है, यानी कि ये जो दो माध्यम है, यहाँ पर एक ये वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, यहाँ पर जल है, और इनकी इनकी जो अंतरपृष्ठ हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, इनकी जो अंतरपृष्ठ। ठीक है ना, तो ये अंतरपृष्ठ, ठीक है ना, तो पृथक करने वाली अंतरपृष्ठ पर जो किरण होती है यानी कि जो प्रकाश की किरण होती है, ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, उसका पथ जो होता है वो चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। माना कि हम यहाँ पे ये अभिलंब मान लेते हैं, तो वो या तो अभिलंब के की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण, या अभिलंब से कैसे हो जाती है, दूर हट जाती है। तो क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले बताया, जैसे कि यहाँ पर ये झुक गई, या अभिलंब से कैसी हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इसी घटना को स्टूडेंट्स, प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स कि जब प्रकाश की किरण क्या हो स्टूडेंट्स, चलो मैं बताता हूँ यहाँ चित्र बना करके, जब प्रकाश की किरण क्या हो, विरल माध्यम यानी कि वायु से सघन माध्यम यानी कि जल में प्रवेश कर रही है, तो जो प्रकाश की किरण होती है तो वो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जल एक सघन माध्यम है, तो जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है विरल माध्यम से, तो ये जो किरण होती है प्रकाश की किरण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है स्टूडेंट्स, जब सघन माध्यम यानी कि जल से कहाँ जा रही हो, वायु में जा रही हो, जल से वायु में जा रही हो, तो ये जो प्रकाश की किरण होती है
ये सघन माध्यम यानी कि जल से विरल माध्यम यानी कि आपकी वायु में जब प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स, दूर हट जाती है। तो ये चीज़ याद रखें, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स, झुक जाती है। ठीक है, झुक जाती है, इस चीज़ को याद रखें। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से स्टूडेंट्स कैसी हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखें आप। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है या गलत है, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो घर्षण के संबंध में सही हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ए ऑप्शन है, यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण होता है। बी, यह सतहों के बीच आसंजन बल के कारण होता है। सी, यह एक आवश्यक अनिष्ट है। और डी, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को याद रखें कि हमें क्या देखना है कि घर्षण के संदर्भ में हमें गलत कथन को चुनना है स्टूडेंट्स। बाकी के 3 जो कथन है वो उससे रिलेटेड है, घर्षण से रिलेटेड। तो जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन कर लें। और अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है। तो ये जो कथन दिया गया है ये स्टूडेंट्स गलत है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण होता है, ये सही है। यह सतहों के बीच आसंजन बल के कारण होता है, ये भी सही है। और यह एक आवश्यक अनिष्ट है, तो ये भी सही है। लेकिन यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है, तो ये जो कथन दिया गया ये रॉन्ग है, जो कि इसका समर्थन नहीं करता है घर्षण का। अब स्टूडेंट घर्षण होता क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। माना कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वस्तु ये रखी हुई है, ये वस्तु है ए, और इसके ऊपर हमने एक वस्तु ये रख दी। ये बी वस्तु है, ठीक है ना। यदि किसी स्थिर, ये हमारी कैसी, ये स्थिर वस्तु है आपकी, ठीक है ना, ये ठोस वस्तु है, ये एक ठोस वस्तु है, ठीक है, ये ठोस वस्तु है एक, ठीक है, ये एक स्थिर और ठोस वस्तु है। अब इस पर किसी दूसरी ठोस वस्तु को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये दूसरी ठोस वस्तु है, ये दूसरी ठोस वस्तु है हमारी, ये दूसरी ठोस वस्तु है आपकी। और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसकी सतह पर रख देते हैं, इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं और दोनों ही वस्तु ठोस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं खास चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब दोनों के जो समतल पृष्ठ हैं स्टूडेंट्स, इसके जो दोनों के जो समतल पृष्ठ हैं यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, ये दोनों के जो समतल पृष्ठ हैं ये स्टूडेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर इसके क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये स्पर्श कर रहे हैं। इस दशा में क्या होगी, दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। अब हमें क्या करना पड़े कि जो दूसरी वस्तु है, ये जो दूसरी वस्तु, इसको खिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बल लगाना पड़ेगा इस पहली वस्तु के ऊपर। इस पहली वस्तु के ऊपर खिसकाने के लिए हमें इस दूसरी वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अब इस बल का मान अगर एक सीमा से कम होगा, अगर कम होने पर क्या रहेगा, जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु के ऊपर क्या नहीं होगी, नहीं खिसक सकती। अगर हमारे द्वारा लगाया गया जो बल है, जो बल F है, वो उसका जो परिमाण है वो कैसा है, वो कम है। ठीक है ना, जो परिमाण है वो स्टूडेंट्स एक सीमा से कैसा है, एक सीमा से कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये जो वस्तु B होगी वो खिसकेगी नहीं। ठीक है ना, वस्तु A के ऊपर। तो इस चीज़ से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि दोनों वस्तुओं के जो संपर्क तल पर एक बल जो है वो गति की विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं क्या हो रही है, जो वस्तु है बी है, जो बी वस्तु है वो वस्तु ए पर खिसक नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि इन दोनों वस्तुओं का जो संपर्क तल है, संपर्क तल पर एक कोई ऐसा बल है जो गति की विपरीत दिशा में, मतलब इसको गति इस दिशा में करना चाहिए,
लेकिन वो गति की विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, उत्पन्न हो गया है। एक ऐसा कोई बल है जो इसको खिसकने से रोक रहा है, इसकी गति का विरोध कर रहा है, ठीक है ना। जो दूसरी वस्तु की गति में क्या करता है स्टूडेंट्स, विरोध कर रहा है, ठीक है ना। तो इस विरोधी ही बल को स्टूडेंट्स, इस विरोधी ही बल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, घर्षण कहा जाता है। इस विरोधी ही बल को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, घर्षण कहा जाता है, ठीक है ना। जो घर्षण एक बल है स्टूडेंट्स, घर्षण क्या है, एक तरीके का क्या है स्टूडेंट्स, एक बल है। घर्षण क्या है, एक बल है जो क्या होता है, जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है स्टूडेंट्स। जो दो तलों के बीच, यहाँ पे दो तल हैं, एक वस्तु ए का तल यहाँ दिखाई दे रहा है ये, और बी वस्तु का यहाँ पर ये तल दिखाई दे रहा है। तो दो तलों के बीच सापेक्षिक जो स्पर्शी गति का क्या करता है स्टूडेंट्स, ये विरोध करता है। कौन करता है, घर्षण बल करता है। और याद रखें कि जो घर्षण बल होता है स्टूडेंट्स, घर्षण बल जो होता है वो किसी वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है। अगर हम फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं, अगर हम फोर्स स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हम ये जो फोर्स है अगर हम इस दिशा में लगा रहे हैं, तो जो घर्षण बल होता है वो इस दिशा में वर्क करता है स्टूडेंट्स। जस्ट वस्तु, जो घर्षण बल होता है वो किसी वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है स्टूडेंट्स। अब घर्षण बल के कुछ लाभ भी सुन लीजिए, मैं कुछ लाभ भी बता देता हूँ। घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल के मैं लाभ बता दूं आपको। जैसे कि ये है कि जो घर्षण बल के कारण हम, घर्षण बल के कारण अगर हम बात करें, हम जो मनुष्य हैं वो सीधे खड़े रह पाते हैं और चल भी पाते हैं। दूसरा उपयोग ये है घर्षण का कि घर्षण बल ना होने पर हम केले के छिलके पर या बरसात में चिकनी सड़क पर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण खत्म हो जाता है। घर्षण खत्म हो जाता है तो हम क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि सड़क पर घर्षण ना हो तो स्टूडेंट जो पहिए हैं वो फिसलने लगते हैं, ठीक है ना। कई बार देखा होगा कि बर्फ़ के ऊपर क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है और जो गाड़ियाँ होती है वो फिसलने लगती है, क्योंकि ब्रेक नहीं लग पाते, क्योंकि घर्षण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो घर्षण जरूरी है स्टूडेंट्स। अब घर्षण से कुछ हानियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। कुछ लाभ तो हो गया, अब कुछ हानियाँ भी हम देख लें कि कुछ हानियाँ क्या होती हैं। देखिए क्या होता है, मशीनों में घर्षण के कारण स्टूडेंट्स ऊर्जा का व्यय होता है और उनमें टूट फूट भी अधिक हो जाती है। तो ये घर्षण का ये एक कैसा है, हानि है। दूसरा ये है कि मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से क्या होता है, जब मशीनों के कलपुर्जे कार्य करते हैं, ये दूसरा हम हानि बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनके बीच में अत्यधिक क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होता है तो काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और इससे क्या होती है, मशीन की क्षति होती है, ऊर्जा का व्यय भी होता है। तो घर्षण से लाभ होने के साथ साथ स्टूडेंट्स हानियाँ भी हैं, ठीक है। तो घर्षण से रिलेटेड ये मैटर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना स्टूडेंट्स मुझे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं, और घर्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके आंसर जरूर आप टिक करें अगर परीक्षा में आता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अब हम, कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है। यानी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की ऊपरी और जो निचली जो सतह रहती है वो क्या करती है, वो क्या कार्य करती है, ये पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती है। बी, सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। सी, सिर्फ गैसों का विनिमय करती है। और डी, उपर्युक्त सभी। तो आप अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स उपर्युक्त सभी। तो याद रखें कि जो पत्तियों की कोशिकाओं की जो ऊपरी और जो निम्न सतह होती है, ये जल की मात्रा का नियमित करती है, ये आंतरिक भागों की सुरक्षा भी करती है और गैसों का विनिमय भी करती है। तो ये तीनों कार्य किए जाते हैं पत्तियों की कोशिकाओं की ऊपरी और जो निम्न सतह होती है उसके द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं। क्योंकि मैग्नेट से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी थी, वहाँ पर मैंने इस चीज़ की चर्चा की थी कि जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते तो क्या घटना घटती है, और जब समान प्रकार के आवेश आते हैं तो क्या घटना घटती है। तो उसको अगर आप याद करें या आपने मेरा वीडियो देखा हो तो ज़रूर आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चार ऑप्शन हैं यहाँ पर हमारे पास, कि एक ए जो ऑप्शन है वो ये बताता है हमें कि ऐसा
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी है, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी, आवेश की मात्रा के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। डी, आवेश रखने वाली सामग्री की प्रकृति के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। इसका सही आंसर है हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें कि जो भी विपरीत आवेश होते हैं स्टूडेंट्स, विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, आकर्षण होता है। इस चीज़ को याद रखें कि विपरीत आवेशों में हमेशा कैसा होता है, आकर्षण होता है। प्लस और माइनस में कैसा होगा स्टूडेंट्स, आकर्षण होगा। लेकिन अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखें कि विपरीत, जब भी कोई विपरीत आवेश एक साथ आते हैं तो उनमें स्टूडेंट्स क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। कि एक पदार्थ का ज्वलन ताप होता है, ज्वलन ताप क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी पदार्थ का जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ए, उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम तापमान, यानी कि जो ज्वलन ताप होता है वो उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम तापमान होता है। या बी, वह तापमान जब ईंधन गैस बन जाता है। या सी, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान तापमान होता है, प्रज्वलन ताप। या डी, उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न औसत तापमान होता है, जो प्रज्वलन ताप होता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें कि इसका सही आंसर क्या है। तो अब हम इसका आंसर देखने वाले। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, कि उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है आपका प्रज्वलन ताप। किसी एक पदार्थ का जो प्रज्वलन ताप होता है वो उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। इस चीज़ को याद रखें स्टूडेंट्स। तो अब थोड़ा हम प्रज्वलन ताप की भी बात चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रज्वलन या ज्वलन ताप होता क्या है। ये ज्वलन ताप होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पर, बता रहे हैं हम आपको कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, यानी कि वो टेम्परेचर स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर जिस पर कोई जो पदार्थ हो वो क्या होने लग जाए स्टूडेंट्स, बर्न होने लग जाए, जलने लग जाए कोई पदार्थ, और वो किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में वो क्या करने लग जाए, जलना प्रारंभ करता है, तो वह पदार्थ का क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वह पदार्थ का कहलाता है ज्वलन ताप। यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है तो वह पदार्थ का स्टूडेंट्स क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ज्वलन ताप कहलाता है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, किसी पदार्थ का अगर ज्वलन ताप कम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ज्वलन ताप क्या हो, ज्वलन ताप कैसा हो, कम होने पर वह शीघ्रता से क्या कर लेगा स्टूडेंट्स, शीघ्रता से आग पकड़ लेगा। अगर किसी पदार्थ का जो ज्वलन ताप होगा वो कैसा है, कम है, ज्वलन ताप कैसा है, कम है, तो वो क्या कर लेगा, वो शीघ्रता से आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। जैसे कि रसोई गैस है हमारी, एलपीजी की बात की जा रही है, रसोई गैस एलपीजी है, पेट्रोल है, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। इनका क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका जो ज्वलन ताप होता है, ये जो पदार्थ मैं बता रहा हूँ, ये इनका जो ज्वलन ताप होता है वो कैसा होता है, कम होता है, और ये शीघ्रता से क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जैसे कि लकड़ी है, कंडे हैं, इनका जो ज्वलन ताप होता है वो अपेक्षाकृत कैसा होता है, अधिक होता है। इनका ज्वलन ताप अधिक होता है तो ये क्या होते हैं, ये देर से आग पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो लकड़ी और जो कंडे हैं, इनका जो ज्वलन ताप होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, और इस कारण से ये क्या होते हैं, देर से आग पकड़ते हैं। तो ये जो सारे पदार्थ जिनकी बात मैंने अभी किया, जैसे कि पेट्रोल है या डीजल है या मिट्टी का तेल है या एलपीजी है, आपकी एलपीजी है, ये पेट्रोल है जैसे, ठीक है ना, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, लकड़ी कंडे, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, ये जलने पर क्या देते हैं स्टूडेंट्स, ये जलने पर हमें ऊष्मा देते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं ईंधन। इनको क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखें। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं।
आशा करता हूँ कि ज्वलन ताप से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया वो उसे आप याद रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोशिकाओं का आकार में मापा जाता है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार किस में मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन है मिलीलीटर में मापा जाता है, सी सेंटीमीटर में मापा जाता है, या सॉरी बी सेंटीमीटर में मापा जाता है, सी मीटर में मापा जाता है, और डी है माइक्रोन में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है जो कोशिकाओं का आकार होता है, तो उसी की चर्चा की जा रही है। तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं और आप आंसर इसका नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है और उसको मैच करें। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी माइक्रोन। कोशिकाओं का जो आकार होता है स्टूडेंट्स उसे मापा जाता है माइक्रोन में। क्योंकि जो माइक्रोमीटर होता है स्टूडेंट्स वो लंबाई की बहुत छोटी इकाई है। जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर, ये लंबाई की क्या होती है, छोटी इकाई होती है। लंबाई मापने की जो कहें अगर हम बात करें तो छोटी इकाई होती है, और इसका मान माइक्रोमीटर होता है। और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो माइक्रोमीटर होता है, और इसे माइक्रोन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको माइक्रोन भी बोला जाता है। और जो एक माइक्रोन होता है, जो एक माइक्रोन होता है स्टूडेंट्स, याद कर रहे हो सकता हो परीक्षा में आ जाए, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है, याद रखें कि जो एक माइक्रोन होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। इस चीज़ को याद रखें आप। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार मापा जाता है माइक्रोन में, और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। इस चीज़ को याद रखें, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो ज़रूर वहाँ पर आंसर नोट डाउन करें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परिनालिका के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है परिनालिका। तो पिछली वीडियो जरूर देखें आप लोग मेरे, वहाँ पर परिनालिका को मैंने बताया समझाया है कि परिनालिका होती क्या है। और आज भी मैं बता देता हूँ आपको कि पहले हम 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं और सही आंसर देखते हैं। उसके बाद फिर मैं परिनालिका आपको बताऊंगा कि परिनालिका को प्लास्टिक के का जो छड़ होती है उस पर लपेट करके, बी परिनालिका में धारा सामर्थ्य में कमी करके, सी परिनालिका के घुमावों की संख्या में कमी करके, और डी परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। यानी इन तरीकों में से कौन सा जो तरीका है जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, परिनालिका में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो वो 4 ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन हमें देखना है कि वो हम क्या युक्ति अपनाएं कि जो परिनालिका है जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, और विद्युत धारा में क्या पाया जाता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव भी पैदा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होगी वो बढ़ जाएगी। तो सही ऑप्शन आप ध्यान से टिक करें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है डी परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। आप बात कर लेते हैं परिनालिका होता क्या है स्टूडेंट्स। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लें कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में हम क्या कर सकते हैं, जो घुमावों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर था। अब परिनालिका होता क्या स्टूडेंट्स, क्या होता है, जब एक चीनी की मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका, कोई बेलनाकार नलिका होती है चीनी की मिट्टी की बनी हुई, ऐसी, ठीक है, ऐसी बेलनाकार चीनी की मिट्टी की बनी हुई बेलनाकार नलिका होती है, जिसकी लंबाई कैसी होती है स्टूडेंट्स, लंबाई तो कैसी रहती है, अधिक रहती है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या होती है स्टूडेंट्स, जो त्रिज्या होती है वो कैसी रहती है, वो कम रहती है। अब इस पर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इस पर काम किया जाता है, एक कार्य किया जाता है कि जो तांबे का जो तार होता है, तांबे का जो तार होता है उसको पास पास में लपेटा जाता है इसके ऊपर। ठीक है ना, लपेटा जाता है इस तरीके से, इसके ऊपर ऐसे लपेटा जाता है। ठीक है, और इसी व्यवस्था को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इसी व्यवस्था को स्टूडेंट्स बोला जाता है परिनालिका। इसी व्यवस्था को बोला जाता है परिनालिका। ठीक है, अब इस ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर दें, किसी बैटरी से
कनेक्ट कर दें किसी, ठीक है ना, ये कुंजी है हमारी, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टूडेंट्स परिनालिका। अब क्या होता है, जब किसी परिनालिका में स्टूडेंट्स विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अब जब इसमें क्या होगी स्टूडेंट्स, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, धारा आई प्रवाहित होगी, तो क्या होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण क्या हो जाता है स्टूडेंट, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो पैदा हो जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब क्या, जो परिनालिका होती है स्टूडेंट्स, इस परिनालिका का जो उपयोग होता है वो ये होता है कि जो विद्युत चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक तैयार करने के लिए परिनालिका का उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें, जो परिनालिका होती है इसका उपयोग विद्युत चुंबक तैयार करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स की, जो परिनालिका है, इस परिनालिका में जो तांबे के तारों की जो संख्या है, घुमावों की जो संख्या, उसको हम क्या कर दें, बढ़ा दें उसको, हम उस संख्या को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है ना, तो संख्या को अगर हम बढ़ा देंगे तो इसके कारण क्या होगा, जो परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होगी उसमें क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखें जो मैंने आज आपको परिनालिका से रिलेटेड बताया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। अब स्टूडेंट्स, मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसका नाम हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से। सही ऑप्शन जल्दी से नोट डाउन करें, अभी हम चार ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, उनको ध्यान से सुने। ए तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, बी पेशीय कोशिकाएं बोलते हैं उसको, या सी रोम कोशिकाएं बोलते हैं, या उसको डी माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम हमें देखना है। तो इसका सही आंसर अब हम देखने वाले हैं, आप जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लें और उसे मैच भी कर लें स्टूडेंट्स। ए तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका को स्टूडेंट्स बोला जाता है न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है इसकी जो अनुमान लगभग जो लंबाई होती है, लगभग जो लंबाई होती है वो होती है 90 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स याद रखें, 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और जो न्यूरॉन होता है, जो न्यूरॉन होता है, ये स्टूडेंट्स तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कही जाती है। स्टूडेंट्स न्यूरॉन, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार कि तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो इकाई होती है स्टूडेंट्स न्यूरॉन। इस चीज़ को याद रखें स्टूडेंट्स। और इसकी जो लंबाई होती है, लगभग जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर तक होती है। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो स्पायरोगायरा है वो बहुकोशिकीय शैवाल को डिनोटेट करता है। तो एक कोशिकीय जो शैवाल है वो किसको डिनोटेट करेगा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, एक कोशिकीय शैवाल की जगह पर, मतलब एक कोशिकीय शैवाल कौन होगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, ए क्लेमाइडोमोनास, बी पोरफायरा, सी यूलोथ्रेक्स और डी सारगैसम। तो इनमें से क्या आएगा, तो वो आप जल्दी से नोट डाउन कर लें आंसर, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स क्लेमिडोमोनास, यानी जो स्पायरोगायरा है वो बहुकोशिकीय शैवाल है, जबकि जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक कोशिकीय शैवाल होता है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक आज के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग भी किया जा रहा है व्यापक रूप से, और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है प्लास्टिक का, क्योंकि वे, अब वो कारण क्या है जिस कारण से प्लास्टिक का आज हम अपने दैनिक जीवन में व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चुनना है। ए ऑप्शन है वजन में हल्की और मजबूत होती है, क्या ये कारण है जिसके कारण हम प्लास्टिक को आज दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। बी जल की अच्छी अवशोषक होती है, सी ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, और डी रसायन अभिक्रियाशील होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन नोट डाउन करना है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लें सही ऑप्शन को, अगर हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स, प्लास्टिक जो है वो वजन में हल्की और मजबूत होती है, और इसी कारण से जो है वो प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और इन दोनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। क्यों, क्योंकि वो हल्की है वजन में और मजबूत है। अब ये जो प्लास्टिक होती है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक एक तरह का क्या है स्टूडेंट्स, एक प्लास्टिक क्या होती है, एक तरह का पॉलीमर है स्टूडेंट्स। ये क्या होती है, एक तरह का पॉलीमर है।
जो कार्बनिक उत्पादों से बनाया जाता है, इसको तैयार किया जाता है कार्बनिक उत्पादों से। कार्बनिक जो उत्पाद होते हैं उनसे इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे नमक है, कोयला है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, कच्चा तेल है, सेल्यूलोज है। इन चीज़ों से इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, तैयार किया जाता है। अब जो प्लास्टिक होता है, अब प्लास्टिक भी जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है दो तरह का, दो प्रकार का होता है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक जो होता है वो दो तरह का होता है, नंबर 1 और नंबर 2 मैं बताने वाला हूँ। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ये दो प्रकार का प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब मैं एक एक से बताऊंगा आपको कि थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से बदल जाता है, उसका रूप चेंज हो जाता है, या उसका हम गर्म करके रूप चेंज कर सकते हैं, या ऐसा कहें कि हम सरलतापूर्वक उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मोड़ सकते हैं, उसको गर्म करके मोड़ सकते हैं। जैसे कि आपका पॉलीथीन है, पीवीसी है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। अब दूसरी चर्चा कर लेते हैं हम। दूसरा जो मैंने बताया था वो था थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग ऐसी प्लास्टिक होती है जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकृत नहीं होता है, उसका रूप चेंज नहीं होता, या यूँ कहें सरलतापूर्वक उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, उसमें मोड़ना नहीं हो पाता है सरलतापूर्वक गर्म करने पर। तो इस प्रकार की प्लास्टिक को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। जैसे आपका बेकेलाइट है। ये एग्जाम्पल याद कर लें आप, वीडियो देखते देखते ये एग्जाम्पल याद कर लें, कभी भी पूछ लिया जाए परीक्षा में तो ज़रूर आंसर टिक करें वहाँ पर। और दूसरा है आपका मेलामाइन। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आज आपको दी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए और पौधों की एक प्रजाति की खेती की गई। यह अभ्यास इसे प्रेरित करता है। किस चीज़ को प्रेरित करता है स्टूडेंट्स ये चीज़? तो चार ऑप्शन है। ए, क्षेत्र में एकल कृषि को प्रेरित करता है ये। बी, क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करता है। सी, क्षेत्र में जैव विविधता को प्रेरित करता है। और डी, प्राकृतिक वन का विकास करता है। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है ए, क्षेत्र में एकल कृषि को प्रेरित करता है। तो हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए और पौधों की एक प्रजाति की खेती की गई। यह अभ्यास प्रेरित करता है स्टूडेंट्स क्षेत्र में एकल कृषि को। इस चीज़ को याद रखें कि ये क्षेत्र में एकल कृषि को क्या कर रहा है, प्रेरित करता है। इस चीज़ को याद रखें। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 13 क्वेश्चन है कि संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं कहलाती हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर इसकी संरचनाएं पाई जाती हैं जो गैसों का जब एक्सचेंज होता है तो उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती हैं, गैसों के विनिमय के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो उनको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाती हैं? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है नासिका, बी कूपिका, सी फुफ्फुस और डी श्वास नली। तो इन चार ऑप्शन में से क्या कहा जाता है उनको? तो आप नोट डाउन कर लें जल्दी से आंसर, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे और आंसर जरूर मैच करते जाएं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी कूपिका। तो संरचना है जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं, तो स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है कूपिका। याद रखें, उनको बोला जाता है कूपिका। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि 14 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कि पद अर्धपारगम्य इसके लिए उपयोग किया जाता है। ये जो शब्द यूज किया जा रहा है अर्धपारगम्य, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, ध्यान से हम पढ़ते हैं इन ऑप्शंस को और आप भी ध्यान से सुने और देखें और सही आंसर को नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। ए ऑप्शन है कोशिका भित्ति के लिए ये जो शब्द है उपयोग किया जाता है। बी, कोशिका झिल्ली के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। या सी, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है।
और डी लाइसोसोम के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। तो हमें सही आंसर देखना है, इसका सही आंसर क्या है, और आप भी नोट डाउन कर लें इसका सही आंसर और देखें इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के लिए ही अर्धपारगम जो शब्द है उसका उपयोग किया जाता है, याद रखें इस चीज़ को। स्टूडेंट्स, जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक अर्धपारगम में सजीव झिल्ली होती है। ये कैसी झिल्ली होती है स्टूडेंट्स? सजीव झिल्ली होती है। और कैसी होती है? अर्धपारगम में होती है। और जो क्या होती है, जो प्रत्येक सजीव जो कोशिका होती है उसके जीव द्रव्य जो भी सजीव होते हैं, प्रत्येक जो सजीव होती है, जो भी सजीव कोशिका होती है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, वो उस कोशिका के, एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो कोशिका होती है उसका जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य को घेर के रखती है। ठीक है, ये इस तरीके से अंदर इसमें क्या जीव द्रव्य है, तो ये क्या कहला रही है, यही जो चीज़ है इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स कोशिका झिल्ली। इसी को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो क्या करती है, जो कोशिका के जीव द्रव्य को क्या करती है, घेर के रखती है। और ये क्या करती है, ये कोशिका को स्टूडेंट्स क्या करती है, ये आकार देने का भी कार्य करती है, आकृति भी देती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या है, वो कोशिका को आकार देने का भी कार्य करती है। ठीक है, एक शेप देती है उसको, और जीव द्रव्य की रक्षा भी करती है। अब कोशिका झिल्ली से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कोशिका झिल्ली है इसको सी क्रैमर, एक साइंटिस्ट थे हमारे सी क्रैमर और नेगेली, सी क्रैमर और जो नेगेली थे उन्होंने इसको कोशिका कला कहा है स्टूडेंट्स। कोशिका कला बोला है इसको, और ये बोला है इन्होंने सन 1855 के आसपास उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है। सी क्रैमर और नेगेली ने जो कोशिका झिल्ली है उसको बोला है इन्होंने कोशिका कला। किसने कहा है? सी क्रैमर और नेगेली ने। और एक और जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्लोब, तो प्लोब ने क्या कहा है इसको स्टूडेंट्स, जो कोशिका झिल्ली है उसको बोला है इन्होंने जीव द्रव्य कला, ये कहा है स्टूडेंट्स कि इन्होंने प्लोब ने। तो इस चीज़ को याद रखें। अब चूंकि ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली को स्टूडेंट्स सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला गया है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोला गया है स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, इस चीज़ को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला गया है। और क्योंकि ये क्या करती है, कोशिका के भीतर से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ होते हैं उनके आवागमन को क्या करती है स्टूडेंट्स, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। मतलब इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कुछ पदार्थों के प्रवेश को रोकती है, मतलब कुछ पदार्थों के प्रवेश को रोकती है और कुछ पदार्थों के प्रवेश की क्या देती है स्टूडेंट्स, अनुमति देती है। ठीक है ना, यानी कि कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर जाने देगी और कुछ पदार्थों को कोशिका से क्या जाने देगी, अंदर जाने देगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसी कारण से इसको। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।